बात सबको भाने लगी है। अभी हम आमंत्रित करते हैं हमारे डॉक्टर तरुण कोठारी जी को। तरुण कोठारी जी अपने आप में बड़ा नाम है। आप YouTube पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो तरुण कोठारी जी के रहेंगे। आपको शायद पता होगा कि कोरोना की वैक्सीन की बात आई थी। कोरोना वैक्सीन में गोरक्त का उपयोग है, तो वो सबसे पहली अगर किसी ने आम जनता में बात लाई हो तो वो डॉक्टर तरुण कोठारी जी थे। और तब हम सबको पता लगा कि कोरोना वैक्सीन में गो रक्त का उपयोग हुआ है। और फिर महाराज श्री ने घोषित किया था कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। हमें भी आनंद है कि हमारे पूरे परिवार और मित्र मंडल में किसी ने वैक्सीन नहीं लिया। और उसके बाद आज तो हमको अभी 2 महीने पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ने ही घोषित किया कि वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस ये सब हो रहा है। लेकिन वो शुरुआत जहां से हुई थी वो डॉक्टर तरुण कोठारी थे। हम हमको आमंत्रित करते हैं कि आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में नमन। वंदनीय संत गोपाल मणि जी महाराज और अन्य संत समाजों के चरणों में नमन करते हुए, साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों, इस गौ संसद में बहुत से प्रस्ताव आए होंगे। मैं आप लोगों के समक्ष में इस गौ संसद के माध्यम से 2-3 नए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं जो संभवतः नहीं आए होंगे। चाहूंगा कि उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा भी हो। पहला प्रस्ताव मैं रखना चाहता हूं कि भारत की सरकार के पास यह संदेश पहुंचाया जाए कि भारत में लैब ग्राउंड मिल्क नहीं बिकेगा। भारत में लैब ग्राउंड मिल्क की फैक्ट्री नहीं लगेगी। अब ये लैब ग्राउंड मिल्क क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके आने से क्या नुकसान होगा उसको भी समझ लेते हैं। अभी एक नया कंसेप्ट पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है कि हम दूध को फैक्ट्री में बनाएंगे। ये बात हम पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। और अमेरिका में एक कंपनी है, परफेक्ट डे नाम की कंपनी है, उसने लगभग 6-7 वर्ष पहले ये प्रयोग शुरू किया और आज अमेरिका की वो लीडिंग कंपनी है। और अमेरिका में पिछले 5 वर्षों में लगभग 6 नई कंपनी आ चुकी है और हिंदुस्तान में निश्चित तौर से वो दस्तक देने वाले हैं। ये क्या चीज है? ये लैब ग्राउंड मिल्क क्या है? होता क्या है कि जो गाय के दूध में 2 मुख्य प्रोटीन होते हैं, एक होता है कैसीन, एक होता है वे प्रोटीन। इस कैसीन और वे प्रोटीन को गाय के थोड़े से दूध से निकाला जाएगा, निकाल करके उसको यीस्ट में डाला जाएगा और यीस्ट को बायो रिएक्टर में मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। लाखों करोड़ों की संख्या में यीस्ट पैदा किए जाएंगे। वहां से वापस कैसीन और वे प्रोटीन को निकाल करके दूध बनाया जाता है। उस दूध को बेचा जाता है, उसे कहते हैं नॉन डेयरी मिल्क। और मजे की बात यह है कि इसको सुन के आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका का यह लीडिंग बिजनेस बनता जा रहा है। अमेरिका में $4 बिलियन का 2024 का इसका व्यापार हुआ है, जो कि भारत का 32,000 करोड़ रुपया होता है। इसकी ग्रोथ रेट, इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 11.5 CAGR, 11.5% की CAGR से बढ़ रहा है। CAGR क्या होता है? कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट। यदि कोई बिजनेस 5% के CAGR से बढ़ता है तो उस बिजनेस को बहुत अच्छा माना जाता है। और ये बिजनेस 11.5% के CAGR से बढ़ रहा है। इसका मतलब अगले 4-5 सालों में ये दुगना हो जाएगा। और जब ये अमेरिका में होगा तो वहां की सरकार, वहां की कंपनियां प्रेशर डालेगी भारत सरकार के ऊपर और निश्चित तौर से भारत के अंदर भी लैब ग्राउंड मिल्क की फैक्ट्री लगेगी, बायो रिएक्टर्स लगेंगे। जब वो लगेंगे तब क्या होगा? तब आपको गायों के दूध से अलग किया जाएगा। तो उसके लिए भी कुछ षड्यंत्र किए जाएंगे। क्या षड्यंत्र किए जा रहे हैं उसके लिए? उसके लिए गायों पर लग रहा है कार्बन टैक्स। अब इस कार्बन टैक्स को भी समझ लेते हैं।
पहले हम कहते आ रहे थे पिछले कई वर्षों से कि कार्बन टैक्स लगने वाला है। अभी लेटेस्ट न्यूज है कि डेनमार्क में कार्बन टैक्स लगाया गया है एक गाय के ऊपर $100 प्रति वर्ष, यानी कि लगभग 8,000 रुपए का प्रतिवर्ष कार्बन टैक्स गाय को देना है या गोपालक को देना है। और निश्चित तौर से ये कानून भारत के अंदर भी आने वाला है। कार्बन टैक्स, वो ये कहते हैं कि कार्बन जो है एटमॉस्फेयर को गर्म करता है, कार्बन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है, कार्बन की वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। वास्तविक कारण कुछ और है। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो साजिश चल रही है उसके अंदर केमिकल्स का छिड़काव होता है, केमिकल्स के छिड़काव से ये समस्या आ रही है। हार्ड टेक्निक इस्तेमाल होती है और हार्ड टेक्निक की वजह से ये एनवायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि गाय की डकार से सबसे अधिक कार्बन निकलता है, उनका यह कहना है, इसलिए गाय के ऊपर काउ टैक्स लगाया जाए। तो डेनमार्क ने शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी यूरोप में होने वाला है और निश्चित तौर से जब वहां पर हो जाएगा तो भारत की सरकार प्रेशर में आकर के वो ये टैक्स यहाँ पर लागू करेगी। और इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान में। राजस्थान की सरकार ने गौ पालन पर रोक लगाया था, अशोक गहलोत की सरकार ने। उसने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में एक गाय से अधिक पालना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस की फीस होगी और लाइसेंस 1 साल के लिए होगा और प्रत्येक साल बाद उसका नवीनीकरण करना होगा। तो हम लोगों ने इसका बहुत विरोध किया और कुछ लोगों ने विरोध किया तो अशोक गहलोत की सरकार ने वो कानून वापस ले लिया। परंतु उत्तर प्रदेश में यह कानून अभी भी बना हुआ है। वहां पर यदि आपको गौ पालन करना है तो एमसीडी से, जो लोकल जो गवर्नमेंट होती है, वहां से आपको लाइसेंस लेना होगा और प्रत्येक वर्ष आपको वो लाइसेंस रिन्यू करना होगा। अर्थात आपके लिए गौ पालन को दिन प्रतिदिन मुश्किल किया जाएगा ताकि आप वहां से हटे और ये लैब ग्राउंड मिल्क की जो फैक्ट्री है ये फैक्ट्री चले। इसके साथ में आपको और अधिक मुश्किल करने के लिए नए नए तरीके लाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक पेंडेमिक का सिस्टम आता है, ये तथाकथित झूठा पेंडेमिक आया था। उस पेंडेमिक के अंदर ये जो गाय जो है, अब वो गाय को भी लपेटने वाले हैं। इसके लिए एक कानून आ रहा है, न्यू पब्लिक हेल्थ बिल। ये इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट संसद में प्रस्तुत होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो मैं चाहता हूं इस संसद के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित हो कि भारत के अंदर लैब ग्राउंड मिल्क नहीं बिकेगा। भारत के अंदर किसी प्रकार की लैब ग्राउंड मिल्क की फैक्ट्री को भारत सरकार परमिशन नहीं देगी। दूसरा प्रस्ताव मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि पैंडेमिक के नाम से जो गौ माताओं के ऊपर जो अत्याचार होता है और जो होने वाला है, जो पब्लिक हेल्थ बिल की जो मैं बात कर रहा हूं, उसको रोकना है। नया पब्लिक हेल्थ बिल आने वाला है, ड्राफ्ट तैयार है, मेरे पास उसका ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, किसी को चाहिए मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। उस पब्लिक हेल्थ बिल में यह प्रावधान है कि यदि आपकी गाय से कोई बीमारी हो रही है, यदि आपके पास बकरी है उससे कोई बीमारी हो रही है, यदि आपके पास सूअर है उससे कोई बीमारी हो रही है, यदि आपके पास कोई मुर्गी है उससे बीमारी हो रही है, तो सरकार के कहने पर आपको खुद को उसको जमीन के अंदर गाड़ना पड़ेगा जिंदा। ये न्यू पब्लिक हेल्थ बिल का एक प्रोविजन है जिसमें ये स्पष्ट तौर से कहा है। अभी आपने देखा होगा कि केरल के अंदर एक बीमारी आई जिसके अंदर तमाम मुर्गों को जबरदस्ती मारा गया और उनको जमीन के अंदर दफनाया गया, गाड़ दिया गया जिंदा। तो ठीक उसी प्रकार से सूअरों का भी सुना होगा आपने। अब अगला नंबर बकरी और गाय का है, क्योंकि इनको यहां से सिस्टम से गाय को कम करना है। धीरे 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 से सिस्टम से गाय को कम करना चाहते हैं। तो दूसरा प्रस्ताव मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी पेंडेमिक के नाम पर गाय पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, कोई जबरदस्ती टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए, कोई जबरदस्ती किसी प्रकार की गोली जो सरकार चाहती है वो नहीं दी जाए। गायों के नाम पर एक नई वैक्सीन भी आने वाली है। उस वैक्सीन में डीएनए मॉडिफिकेशन, आरएनए मॉडिफिकेशन होता है। गायों का जेनेटिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। जो हमारी देसी गाय हैं वो जेनेटिक स्ट्रक्चर ही खत्म कर देंगे। तो दूसरा प्रस्ताव मैं यहाँ पर इस संसद के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। तीसरा प्रस्ताव जो है वो मेरा है फीटल बोवाइन सीरम। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। बोवाइन सीरम क्या होता है? बोवाइन कहते हैं गाय, घोड़े, भैंस, इनको बोवाइन कहते हैं। अब सीरम क्या होता है? जो हमारा रक्त होता है इसको निकालते हैं तो उसमें लाल कलर का जो रक्त होता है वो आरबीसी की वजह से होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिका है। तो 3 चीज मुख्य होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इनको निकालने के बाद जो बचता है वो होता है सीरम। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके
चोट लगने से रक्त निकला है तो रक्त बहना बंद हो जाता है, लेकिन एक वाइट पदार्थ निकलता रहता है। उस वाइट पदार्थ को कहते हैं सीरम। उस सीरम में 1000 से ज्यादा क्षमताएं होती, ज्यादा तत्व होते हैं। वो सीरम सबके अंदर होता है। तो बोवाइन सीरम, तो 4 तरह के बोवाइन सीरम होते हैं। फीटल बोवाइन सीरम, न्यू बॉर्न बोवाइन सीरम, एडल्ट बोवाइन सीरम और सिंपल बोवाइन सीरम। तो जो फीटल बोवाइन सीरम उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो कैसे बनता है? जब गाय के पेट में बछड़ा 5-6 महीने का होता है तो उसको जबरदस्ती निकाला जाता है बाहर, और बाहर निकाल करके उसका रक्त निकाल करके उस रक्त में से शोधन करके सीरम को अलग निकाला जाता है। और वो सीरम जो है वो हजारों रुपए लीटर के हिसाब से बिकता है। 100 रुपए का जो 100 ग्राम की जो बोतल होती है लगभग 20,000 रुपए उसकी वैल्यू होती है। उस सीरम का इस्तेमाल ये लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। तो यहां से एक प्रस्ताव पारित होकर जाए कि आपको वैक्सीन बनानी है तो बनाइए, लेकिन उसके अंदर हमारी गौ माता के रक्त का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये 3 बात ये प्रमुख रूप से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। भारत सरकार से हम लोग बार बार अनुरोध कर चुके हैं, स्वामी जी ने एक संकल्प ले रखा है और तमाम प्रयासों के बाद ये कैबिनेट हमारी बात को नहीं मान रही है। अभी तक जो हम प्रयास करते रहे हैं उस प्रयास में ही ये एक नया प्रयास है, यहाँ से प्रस्ताव पारित होगा, सरकार के पास जाएगा। ये जो प्रस्ताव जाए, इस बार प्रस्ताव कैबिनेट के नाम पे जाए, ना कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे जाए, राष्ट्रपति जी के नाम पे जाए। तो कैबिनेट जो है, भारत सरकार जो है, बेसिकली वो कैबिनेट को बोलते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से द प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। जहां पर बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का हिस्सा है। वो सभी कैबिनेट के मंत्री इक्वल है, एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री जब गिनती होगी, काउंटिंग होगी तो नंबर 1 वहां से गिना जाएगा। तो पूरी की पूरी द कैबिनेट वो गवर्नमेंट है, तो प्रधानमंत्री की जगह पूरी की पूरी कैबिनेट को संबोधित किया जाए, पूरी की पूरी कैबिनेट से बात की जाए कि इस नियम को यहाँ से जो पारित होगा, यहाँ से गौ माता राष्ट्र माता घोषित, रामा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना और साथ में संपूर्ण देश में गौहत्या बंदी, जो कि हमारी मान्यता है, हमारी धार्मिक सिद्धांत है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो वो तो होना ही चाहिए। उसके साथ में जो 2-3 जो मैंने कानून आपके सामने बताया ये प्रस्तुत किए हैं। तो कैबिनेट से बात करेंगे, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल। जो कैबिनेट इज द गवर्नमेंट, तो हमें कैबिनेट से बात करनी पड़ेगी। इसके साथ में गौ माता की जो महिमा है उसको तो मैं क्या आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। एक से बढ़कर एक ज्ञानी संत महात्मा यहाँ पर है। स्वयं भगवान शंकर जिसकी आराधना करते हैं, भगवान शंकर जिसके लिए कहते हैं कि तुम ही सृष्टि हो, तुम ही स्थिति हो और तुम ही विनाश करने वाली हो। सृष्टि स्थिति विनाशम। ऐसी गौ मैया को, ऐसी गौ माता को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जहां भगवान शंकर जी से प्रणाम करते हैं वहां देश की कैबिनेट को क्या आपत्ति हो रही है? निश्चित तौर से एक और लास्ट में अंतिम चेतावनी हम देश की संसद को भी देना चाहते हैं। ये आज जो गौ संसद यहां से निकल रहे हैं, ये सरकार अच्छी तरह से समझ ले। हम चाहते हैं कि आप इस प्रस्ताव को पारित करें, देश के अंदर संपूर्ण गौ हत्या बंदी का कानून आप लेके आए, देश में गौ माता को राष्ट्रमाता आप घोषित करें, श्रेय आप लीजिए। हमारे पूज्य गुरुदेव जी का संकल्प पूरा कीजिए। पूज्य गुरुदेव जी आपको आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार है। चाहे अखिलेश यादव जी जिन्होंने इतना अपमान किया, जब वो आशीर्वाद लेने के लिए आए तो उनको आशीर्वाद दिया गया। तो पूज्य गुरुदेव जी हमेशा आपको इसका श्रेय भी देने को तैयार है। आप अगर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से हो सकता है कि ये गौ संसद आने वाले समय में संसद के अंदर बैठे और हम हमारी इच्छा का अनुसार कानून पारित कर सके। तो चेतावनी में हमको देके जाना चाहते हैं कि आज आपने 340 की सोची थी कि 240 पर अटक गए, तो क्यों अटके? और यदि आपने पूज्य गुरुदेव जी का संकल्प पूरा नहीं किया तो निश्चित तौर से 40 भी आ जाएंगे। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। और साथ में वेद वाक्य है, वेदों का हमें आशीर्वाद मिला हुआ है। वेदों ने हमें कह रखा है कि यदि तुम हमारे गाय को मारोगे, हमारे अश्व को मारोगे और हमारे मनुष्यों को मारोगे तो हम तुम्हें शीशे की गोली से बीन देंगे।
ये वेद वाक्य है, अथर्ववेद का वाक्य है। तो ये सिर्फ वाक्य नहीं है, मंगल पांडे ने इस वाक्य को साबित करके भी दिखाया है। तो हम भारत सरकार से एक निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमें मंगल पांडे बनने के लिए मजबूर न करे, या तो इस सरकार को चाहते हैं तो रखे, या नहीं तो फिर हमें पूज्य गोदी जी के आदेश में आकर के यहाँ से जो को संसद वास्तविक संसद में जाएंगे तो निश्चित तौर से हम तो वो कानून बना के ही रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। जय। हेलो। बहुत ही सुंदर तरीके से डॉक्टर कोठारी जी ने अपनी बात रखी और हम सबके ध्यान को आकर्षित किया। आप सब मंत्रमुग्ध होकर इन वक्ताओं को सुन रहे हैं। सब विशेषज्ञ हैं, अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने सर्च किया है, रिसर्च किया।